लेबर्स कहाँ से मिलते थे बच्चों? लेबर्स कहाँ से मिल रहे थे? लेबर्स उनको जो लैंडलेस लेबर थे, जो लैंडलेस फार्मर होते थे, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, राइट? अब इस देयर एनी वे टू ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन द सेम? पहले जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या और तरीका था, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि यस, यस आंसर आएगा। यस वी यूज द मॉडर्न इनपुट्स, है ना? मॉडर्न इनपुट्स क्या क्या थी आप देख सकते हो। कैन एनीबॉडी रीड आउट? तो रीड आउट कर सकता है? क्या क्या थे मॉडर्न इनपुट्स थे? HIV सीड्स थी, ठीक है। देन फर्टिलाइजर था, मॉडर्न फार्म मशीनरी थी, और क्या था? पेस्टिसाइड थे, इरिगेटिंग यूजिंग मॉडर्न फैसिलिटीज थी, बाय यूजिंग कैनाल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डैम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी एरिया में मॉडर्न टेक्निक होगी, मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी, तो दिस इज अ वे टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी एरिया में जब एक साल में एक से ज्यादा फसल उगती है, तो उसको हम कौन सा फॉर्म ऑफ पैटर्न बोलेंगे? मिक्स क्रॉपिंग। Which method? और मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना? बहुउद्देश्य जो फसल उगाना, बहुत अधिक, एक से अधिक, है ना? तो ये हमने पढ़ा। तो इनपुट क्या होता है बच्चों? इनपुट का मतलब होता है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें एग्रीकल्चर में लगाई जाती हैं, उसको हम इनपुट्स बोलते हैं। और मॉडर्न इनपुट्स के एग्जांपल्स का क्या है? HIV सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स है, पेस्टिसाइड्स है, irrigating using modern facilities है, by using canals, pumps, set, electricity and dams, right? अब will the land sustain? sustain का मतलब क्या होता है? हमें उसको क्या करके रखना है? बचा के रखना है, ठीक है। जो लैंड पार्ट होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है। लैंड पार्ट क्या है? इट इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड दैट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुली यूज। अगर क्या होगा, अगर हम लैंड को बहुत ज्यादा यूज कर देंगे, तो आगे क्या होगा? आगे की आने वाली जो पीढ़ी है वो इस लैंड को यूज नहीं कर पाएगी। तो इसका इसलिए कहा गया है सस्टेनेबल का मतलब ही क्या होता है कि विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बिगाड़े बिना हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना पड़ता है। तो उसमें लैंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज वेरी मच केयरफुल टू यूज इट, ठीक है। और जितनी भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने ये स्टेट किया है कि जो मॉडर्न मेथड्स है, तो मॉडर्न जो मेथड होता है कई बार जब वो ओवर यूज हो जाता है, ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, तो इससे क्या होगा? जो लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन। कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन? 1960 1960s। वेरी गुड। 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो गया था ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जब भूमि में हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उससे उस जमीन की उर्वरता या उपजाऊपन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये देखा गया था। तो विल द लैंड सस्टेन? तो क्या लैंड को सस्टेन हुआ? क्या उसे हम बचा के रख सकते हैं? ठीक है। अब हम पढ़े कि पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट था। तो अगर अगर हम देखें पालमपुर, अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी कि 450 जो फैमिलीज हैं वहां पे रहती हैं, उसमें से जो 150 फैमिली है वो मोस्ट ऑफ देम वर दलित्स, और उनके पास कोई भी लैंड नहीं था। यानी कि वो भूमिहीन लेबर कह सकते हैं, भूमिहीन मजदूर थे, उनके पास कोई भी लैंड नहीं था कल्टीवेशन के लिए। लगभग 150 फैमिलीज पालनपुर की, ठीक है। Of remaining families who own land, 250 families cultivated less than 2 hectares of land which does not much profit। और उसमें से जो 250 families थी, ठीक है, वो जो 240 जो families थी, उनके पास केवल 2 हेक्टेयर के करीब जमीन थी, जिसमें से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता।
जो पालमपुर था देयर वर 16 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज जो कि कल्टीवेट करते थे मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, यानी कि वो 2 हेक्टर से अधिक जमीन पर वो काम करते थे। तो केवल 60 फैमिलीज थी, तो रेशियो कम है, गरीब ज्यादा है। हाउ मच लैंडलेस फैमिलीज कितनी, जिनके पास जमीन नहीं है, कितने हैं? 150. यस 150 फैमिलीज है, राइट। एंड कितनी फैमिलीज है जो 2 हेक्टेर्स पे काम कर रही है? हाउ मेनी? 240. 240 पर है। और केवल कितने, यानी कि अगर देखें तो हम मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स है वो कितने हैं, केवल वो 60 है ना। और a few of large family have land extending over 10 हेक्टर, और कई ऐसे भी हैं जो 10 हेक्टर पर कर रहे हैं। तो जो ये हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इससे क्या आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द डिस्क्रिमिनेशन हियर? डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है ना बेटा? Yes, ma'am. हाँ, डिस्क्रिमिनेशन कैसे दिखाई दे रहा है? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाउ कैन यू से कि देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन? मैम क्योंकि दलित फैमिलीज के पास मैम लैंड ही नहीं है, तो मैम वो अपना घर कैसे चलाएंगे? हाँ, कितनी है? हाउ मेनी? मैम 150। 150 फैमिलीज हैं। सेकंड डिफरेंस क्या देख रहे हो कि तो 240 फैमिलीज हैं, उनके पास कितना हेक्टेयर लैंड है? लेस देन 2 हेक्टेयर है, तो उनको इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना। तो रिच रिच फैमिलीज कितनी दिखाई है? रिच फैमिलीज कितनी है? 60. 60, नियर अबाउट 60 है ना। और जो ये 60 है वो मोर देन 2 हेक्टेयर में काम करती है, और बहुत कम किसान ऐसे हैं जो कि 10 हेक्टेयर से काम करते हैं। तो दिस शोज द सोशल डिफरेंसेस इन द पालमपुर। पालमपुर में सब एक जैसे नहीं थे, वहां पे सोशल डिफरेंस तो था ही था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके। एंड ये हम कर चुके हैं, ये हमने। अब आते हैं हम कि पालमपुर में एग्रीकल्चर के अलावा और क्या क्या कार्य होते थे। तो अगर हम पालमपुर में देखते हैं तो वहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज भी होती थी, यानी कि गैर कृषि गतिविधियां भी होती थी। नॉन फार्म एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि डेयरी फार्म, डेयरी फार्म जो एक्टिविटी है जिसमें कि फार्मिंग नॉन फार्मिंग कैटेगरी में आता है। डेयरी कॉमन एक्टिविटी थी, लोग ज्यादातर मिल्क जो है और अदर डेयरी प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट नेबरिंग सिटीज एंड टाउन। तो ज्यादातर लोग दूध का उत्पादन करते थे, फिर उसको बेचा करते थे, अपनी नेबरिंग सिटीज में बेचा करते थे, ठीक है। और टाउन, जिससे कि उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता था। तो दिस इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन रेनी सीजन, विशेष तौर से जो मानसून का सीजन होता था, रेनी सीजन होता था, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन वाला है। तो अदर देन एग्रीकल्चर, आपने अभी क्या पढ़ा? अदर देन एग्रीकल्चर और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? अभी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे बच्चे आप? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं इसमें? Can anybody tell me? डेयरी फार्मिंग में क्या कर रहे हैं लोग? मैम लोग दूध बेच रहे हैं। हाँ, हाँ, दूध का उत्पादन कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। बच्चों एक मिनट, आपको क्या पता होना चाहिए? देखो इकोनॉमिक्स में 2 एक्टिविटीज होती है, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि गैर आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाएं। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें व्यक्ति काम तो करता है लेकिन उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, उसको कोई उसकी तनख्वाह नहीं मिलती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें व्यक्ति को काम करके कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सपोज जैसे मैं, आई एम वर्किंग, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ एंड आई एम गेटिंग सैलरी ऑफ दैट।
तो वो मेरा रिटर्न हो गया, दैट इज माई इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या होगा कि सपोज कोई सोशल वर्कर है और वो वॉलेंटरी किसी की हेल्प कर रहा है। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि कोरोना चल रहा है, तो मुंबई में कौन ऐसा है व्यक्ति है जो सोशल वर्क का काम कर रहा है? आप लोग देख ही रहे होंगे ना आजकल। कोई व्यक्ति है ऐसा, कोई कलाकार, फिल्मी कलाकार है जो ये काम कर रहे हैं, सोनू लोगों की सूद। हेल्प कर रहे हैं? हाँ, कौन बोला? अभी किसी ने बोला, अंकित? सोनू सूद। यस, सोनू सूद है ना। तो सोनू सूद इज अ पर्सन हु इज अ सोशल रिफॉर्मर। उनको उनके काम का कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। अब आ जाओ इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि पालमपुर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है। तो पालमपुर की पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। ठीक है। अब अदर देन एग्रीकल्चर वहां पे क्या होता है? अदर देन एग्रीकल्चर में वहां पे होता है डेयरी फार्मिंग। ठीक है। लोग जो है दूध का उत्पादन करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दूध से क्या क्या बन सकता है? डेयरी पनीर। प्रोडक्ट, पनीर बन सकता है, दही बन सकती है, बटर बन सकता है। ठीक है। उसको उत्पादित करके वो लोग दूसरे अपने नियर बाय टाउन से बेचते हैं और वो उनके रेनी सीजन का ऑक्यूपेशन माना गया है। इज इट क्लियर? पहले तो ये बताओ मुझे, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर होगी बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? कोई भी, एनी वन कैन टेल मी प्लीज। मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिटर्न भी दिया जाता है। रिटर्न? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेटा रिटर्न मिलता है, काम करने पर उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होंगी? जिसमें उसको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? इज इट क्लियर? अब एट प्रेजेंट, अब वहां पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि छोटे लघु लघु उद्योग वहां पर है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टोकरी बनाने का काम कर रहा है, इवन आप लोग जानते हैं शहद इकट्ठा करते हैं, शहद बनाते हैं, वो भी एक नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। ठीक है। तो इन पालमपुर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व वेरी स्मॉल सिंपल प्रोडक्शन मेथड इज डन ऑन द स्मॉल स्केल। मतलब छोटे स्तर पर वहां पर इंडस्ट्री या उद्योग लगाए जाते हैं। दिस आर डन विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर, यानी कि परिवार के लोग भी, कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगाई है मैन्युफैक्चरिंग करने। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एग्जाम्पल बताया कि वो लोग टोकरी बना रहे हैं। ठीक है। तो टोकरी बनाने के लिए परिवार का जो सदस्य है, परिवार का जो मुखिया है, वो भी, और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो भी इस व्यापार में लगे हुए हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। And these are the done with the help of the family members only। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, छोटे स्तर पर जब विनिर्माण होता है। ठीक है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? When the raw material processed and converted into the final goods is known as a नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो अब जो पालमपुर है वो बहुत मॉडर्न तो है नहीं, तो वहाँ पे बहुत रिच लोग भी नहीं है, तो वहाँ फैक्ट्री तो बहुत ज्यादा नहीं लग सकती है, इसलिए घर में ही लोग अपना अपना मैन्युफैक्चर करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि बास्केट मेकिंग हो सकता है स्मॉल स्केल, हनी जो इकट्ठा करते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं, वो भी एक स्मॉल स्केल हो सकता है। ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा कि वहां पर है नॉन फार्मिंग में, एक तो हुई डेयरी फार्मिंग, दूसरा हो गया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, और तीसरा है शॉपकीपर्स। ठीक है। तो जो कुछ शॉपकीपर्स भी है, तो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड और नॉट इन, बहुत ज्यादा नहीं है वहाँ पे व्यापार, लेकिन शॉपकीपर्स है वहाँ। वी कैन सी स्मॉल जनरल स्टोर्स वी सेल अ होल रेंज। आप कोई जनरल स्टोर में जाते हैं, तो जनरल स्टोर का मतलब क्या होता है बच्चों? जनरल स्टोर क्या हुआ? कौन सी शॉप हुई? अभी आप देखोगे कि जैसे कि आज अभी कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ था, तो ज्यादातर जनरल स्टोर को ओपन करने की आज्ञा दी जाती है ना? जैसे कर्फ्यू भी लगा, तो व्हाट इज जनरल स्टोर?
यहाँ पे क्या मिल रहा है? राइस मिल रहा है, व्हीट मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, टी मिल रही है, ऑयल मिल रहा है, बिस्किट्स मिल रहे हैं, नोटबुक मिल रही है, सोप मिल रहा है, टूथपेस्ट मिल रहा है, बैटरीज मिल रही है, पेन मिल रहा है, पेंसिल मिल रही है, इवन सम स्मॉल क्लोथ मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है। इस सब को हम क्या बोलते हैं? जनरल स्टोर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड जनरल स्टोर। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तो पहली नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटी कौन सी हो गई अभी हमने पढ़ी? डेयरी डेयरी फार्मिंग। सेकंड, शॉपकीपर्स शॉप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स। बेटा सेकंड एक्टिविटी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स इज अ सेकंड एक्टिविटी। और थर्ड कौन सी है? शॉपकीपर्स है। वहां पर क्या है? शॉपकीपर्स है। अच्छा, अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। आपको मालूम होना चाहिए कि हम जब हम पढ़ते हैं, अब आपको मैंने बताया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें किसी को भी ज्यादा रिटर्न मिलता ही नहीं है, काम करते रहते हैं, उनको वॉलंटरी कर रहे हैं तो उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है ना। लाइक योर मदर ऑल्सो, अगर आपके घर में आपकी मदर आपके लिए काम कर रही है, खाना बना रही है, बर्तन मांज रही है, या आपको नाश्ता बना के दे रही है, पूरा घर का काम कर रही है, तो वो उसके पैसे तो ना लेती है। इट मीन्स मदर कैन ऑल्सो बी नॉन इकोनॉमिक, कम्स अंडर द नॉन इकोनॉमिक मेंबर। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारी कंट्री में 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्टियरी सेक्टर, यानी कि थर्ड सेक्टर। तो हम क्या देख रहे हैं कि पालमपुर में तीनों सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर भी है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब हो गया एग्रीकल्चर वहां पे हो रहा है, ठीक है। देन वहां पे सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, स्मॉल स्केल हो रही है चाहे बेशक, लेकिन हो तो रही है ना। आपको मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बच्चों? मैम किसी चीज का उत्पाद करना। हाँ, आप क्या देख रहे हो वहां पे किसान है, तो प्राइमरी सेक्टर में किसान आ गए, है ना। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग जो उन्होंने लगाए हुए हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। फिर जो थर्ड सेक्टर होता है ना, तो थर्ड सेक्टर में जो टर्टरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, सर्विस क्लास है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? थर्ड सेक्टर में आते हैं। तो पालमपुर में थर्ड सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स इन पालमपुर, रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल व्हीकल ट्रांसपोर्ट टू मॉडर्न व्हीकल। बहुत सारे वहाँ पे व्हीकल्स हैं, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिक्शा भी है, टांगा भी है, जीप भी है, ट्रैक्टर भी है, ट्रक्स भी हैं, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स भी है। तो दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन कौन से सेक्टर में आएगा बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन कौन से नॉन सेक्टर फार्म में आएगा? एक्टिविटी। टेरिटोरियल यस, थर्ड सेक्टर में आएगा, है ना। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कल बहुत ध्यान से सुनेंगे। कल आपका पालमपुर, विलेज ऑफ पालमपुर का टेस्ट है। आपको मैं गूगल क्लासरूम में 10 नंबर का टेस्ट भेजूंगी और सारे के सारे बच्चे उस टेस्ट को करेंगे। दिस इज योर क्लास टेस्ट, ओके, ऑफ दिस चैप्टर ओनली। कौन से चैप्टर का? विलेज पालमपुर स्टोरी ऑफ पालमपुर। और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी बोलना है कि सारे के सारे बच्चे इस टेस्ट, जो क्लास टेस्ट सभी बच्चों को देने हैं, क्योंकि आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं वो फाइनेंस में भी जुड़ते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आप जो एक चैप्टर पढ़ोगे इस, हाँ प्रियांशु, मैम क्लास टेस्ट कब होएगा? कल बेटा, कल है, इसी चैप्टर का इसी टाइम पे। मैं आपको गूगल क्लासरूम में टेस्ट भेज दूंगी, आप लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, एंड टेल अदर स्टूडेंट्स आल्सो जो नहीं जुड़े हुए हैं। तो आपको इस चैप्टर में कुछ चीज, हाँ बेटा, मैम गूगल फॉर्म है कि मैम रिटर्न? रिटर्न फॉर्म, रिटर्न दूंगी, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा इस चैप्टर का। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में कि हमने क्या क्या पढ़ा है।
तो हम जो चीजें इसमें पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, मैं एक बार क्विक रिवीजन आपका इस चैप्टर का करा रही हूँ। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहले तो इंट्रोडक्शन है कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, कि वहां पे 2 प्राथमिक स्कूल हैं, है ना, ये सब इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, क्या क्या उत्पादन के साधन थे, लैंड था, लेबर है, फिक्स कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल है। फिर फार्मिंग एक्टिविटीज है एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। डू यू थिंक पालमपुर इज अ डेवलप्ड विलेज? इसको हम क्या डेवलप्ड विलेज के रूप में मान सकते हैं? हाँ, मान भी सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटीज थी, है ना। ये थे फिजिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। ठीक है, और 3 टाइप की फिजिकल कैपिटल्स होती हैं, फिक्स कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, ह्यूमन कैपिटल होती है। ये हम पढ़ चुके थे। अब लैंड में क्या होता है, लैंड, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे हम कृषि करें तो हमें लैंड की जरूरत पड़ती है ना। और उस अदर नेचुरल रिसोर्स, जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, फॉरेस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है, मिनरल्स की जरूरत भी पड़ सकती है। तो लैंड इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देन सेकेंड इज लेबर। लेबर एक्टिविटीज, आप देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी है जिसमें कि क्वालिफाइड वर्कर्स भी होते हैं, हाईली एजुकेटेड वर्कर भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वर्कर्स जो कि फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। और बट इन एवरी एक्टिविटी लेबर इज वाइटल, है ना। हर एक्टिविटी में, चाहे वो बड़े उसमें एजुकेशन लाइन में काम कर रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है, वहां पर लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत वाइटल। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल। अब हम पढ़ते हैं कि कैपिटल, कैपिटल 2 तरीके की है, एक तो फिक्स कैपिटल होती है फिजिकल, और एक होती है फिजिकल यानी कि वर्किंग। तो जो फिक्स कैपिटल होती है ना, वो अपने एक ही स्थान पे रहेगी, वो हिलेगी नहीं। आपको कैसे ध्यान रखना है, फिक्स्ड है, आप फिक्स है तो मतलब फिक्स कैपिटल होगी। तो आपकी क्लास में बताओ मुझे, आपकी क्लास में फिक्स क्या होगा? आपकी क्लासरूम की बात कर रही हूँ मैं। ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, वेरी गुड। ब्लैक बोर्ड इज फिक्स कैपिटल, है ना। इवन हम ये भी मान के चलते हैं कि भाई जो आपकी क्लास में जो डेस्क है, टेबल है, इवन वो भी फिक्स है, क्योंकि वो आपकी क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट नहीं होता ना, आप जाके अपनी सीट पे बैठते हो, तो दैट इज ऑल्सो फिक्स। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो फैक्ट्री लगाने के लिए टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है, these all are fixed capitals। ठीक है, और अगर हम देखें टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स टू सोफिस्टिकेटेड, यानी कि हैवी मशीन्स भी हो सकती है। और सोफिस्टिकेटेड जो मशीन्स है वो जनरेटर्स भी हो सकते हैं, टरबाइंस भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चे। वेरी मच क्लियर? यस मैम। हाँ बेटा, क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं वर्किंग कैपिटल की ओर। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है प्रोडक्शन रिक्वायर वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यार्न है, तो वीवर को धागा चाहिए, या वीवर, उसके लिए क्या हुआ, कॉटन। तो कॉटन जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो मूव होता है, यानी कि वो प्राइमरी सेक्टर से उगाया गया और फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है कपड़े बनने के लिए वीवर्स के पास। तो जो रॉ मटेरियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल होगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही मनी, पैसा, रॉ, तो 2 चीजें हैं वर्किंग कैपिटल में, एक है रॉ मटेरियल और दूसरा है मनी। दे आर द वर्किंग कैपिटल। वो क्या है बच्चों, वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल कौन कौन सी हो गई? Can anybody tell me?
वर्किंग कैपिटल्स कौन कौन सी है? रॉ मटेरियल एंड मनी। वेरी गुड, रॉ मटेरियल है मनी। रॉ मटेरियल कैसे वर्किंग है? क्योंकि वो एक साल दूसरे साल पे जा रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी में आ रहा है। मनी भी, एक ने कुछ खरीदा तो मनी भी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी है? जो एक ही जगह फिक्स है। इसमें क्या चीज है? इसमें क्या क्या चीज है बेटा? टूल्स है, मशीन्स है, ठीक है। दीज ऑल आर वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर? अब चलते हैं फॉर्म एक्टिविटीज, वहां पे क्या क्या है। लैंड इज फिक्स्ड, आपको पता है। क्या लैंड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? क्या लैंड बच्चे जा सकता है? नो मैम। नो मैम। नहीं जा सकता है ना। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। तो लैंड फिक्स है, लोगों का ज्यादातर जो काम है वो कृषि करना था। 75% ऑफ पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड एंड फार्मर्स, लगभग जो 75% है वो फील्ड में काम करते हैं। फार्मर्स के उसमें ज्यादा फार्मर है, बट there is constant rise in population, so the wasteland are converted to cultivate। अब क्या हो गया कि धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी पालमपुर में भी, तो जो वेस्ट लैंड थे उनको भी कल्टिवेटेड लैंड में चेंज किया गया। नाउ देयर एग्जिस्ट नो लैंड टू कन्वर्ट। अब ऐसी स्थिति आ गई पालमपुर में कि कोई भी लैंड नहीं बचा है जिसको कि कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया जा सके, यानी कि उसकी लैंड की एग्जिस्टिविटी खत्म हो गई है और सारा का सारा लैंड यूज हो रहा है कौन सी एक्टिविटी में बच्चों? कौन सी एक्टिविटी में? फार्मिंग। फार्मिंग एक्टिविटी में सारा का सारा लैंड यूज हो रहा है। अब ये हम आज सुबह स्टार्ट, जब मैंने चैप्टर किया था तो बीसी से स्टार्ट किया था। इज देयर एनी वे टू ग्रो मोर क्रॉप ऑफ सेम फील्ड? तो अगर किसी भी सेम फील्ड में अगर एक क्रॉप से ज्यादा क्रॉप उगाई जाती है, उस पैटर्न को क्या बोला जाता है? मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। दैट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न, राइट। तो अगर हम देखें तो पालमपुर में क्या मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई जा रही थी? पालमपुर में आधुनिक तकनीक अपनाई गई थी। आलिया, यस आंसर है। तो क्या क्या इनपुट्स क्या क्या है उसमें? यू कैन सी इन द योर स्क्रीन, पूरा पढ़ो। HIV, seeds, fertilizers, modern pesticides, irrigating Yes. using facilities Yes. by using pumps and electricity dam. एंड तो इट मीन्स हमने दो तरीके की चीजें देखी पालमपुर में। एक तो वहां देखा मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न, और दूसरा हमने क्या देखा वहां पे? दूसरा हम देखा मॉडर्न टेक्निक्स वर यूज्ड, राइट। और ये जो मॉडर्न टेक्निक्स थी उसके जो इनपुट्स थे वो थे HIV सीड्स थे, फर्टिलाइजर था, मॉडर्न फार्म मशीन्स थी, पेस्टिसाइड था, इरिगेशन के लिए मॉडर्न टेक्निक्स थी, कैनाल से, पंप्स थे और इलेक्ट्रिसिटी थी। अब विल लैंड सस्टेन? क्या लैंड बचेगा? आपको बताया था मैंने व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है? When anybody tell me what do you mean by sustainable development? Sustainable development means where the natural resources are used without hampering the environment for so that can be sustained for future generation। ऐसी संपदा, ऐसा संसाधन जिसे हम भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। कौन से स्टेट थे जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था? कौन से स्टेट्स में बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन आया था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश।
यस वेरी गुड, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। कौन से दशक में आया, कब, कौन से डिके में आया? 1960s के दशक में आया था। in 16. यस, और लेकिन जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि जो मॉडर्न मेथड्स आ गए थे, तो उस, अच्छा देखो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, उसके साथ साथ इंडिया में मॉडर्न मेथड आ गए थे। ये आपको दिमाग में रखना है, मॉडर्न मेथड की टेक्निक्स आ गए थे। तो जो मॉडर्न मेथड्स है, साइंटिफिक रिपोर्ट से कहती है कि भाई जो मॉडर्न मेथड्स है वो कई बार जब अगर उसका ओवर यूज हो जाएगा तो जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसकी सॉइल ऑफ फर्टिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के कारण जो था सॉइल फर्टिलिटी खत्म होने लगी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा किसका यूज हो रहा था, बहुत ज्यादा यूज किसका हो रहा था बच्चों? केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, जिसके कारण इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण वहां की जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो क्या होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। इज इट क्लियर? अब एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज वर द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी? 450 450 450 थी। कितनी फैमिलीज थी जो लैंडलेस लेबर्स थे? 150 150. How many families they are having less than 2 hectares of land? 240 240 हाँ ठीक है, 240। तो जो 240 फैमिलीज तो क्या तो हम रिच मानेंगे? Were they rich people? नो, वो नो आएगा। आंसर नो क्यों आएगा? क्योंकि वो इतना ज्यादा तो लैंड प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते थे, तो उनको प्रॉफिट ही नहीं मिलता था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? yes ma'am ओके, और जो लार्ज फार्मर थे वो कितने थे? मीडियम और लार्ज फार्मर्स कितने थे? फैमिलीज थी जो कितने लैंड पे काम करती थी? मोर देन 10 hectare 2, राइट। और कितने फार्मर्स थे जो बड़े जो फार्मर्स थे वो कितने हेक्टेयर पे काम कर रहे थे? 10 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर पे वो काम कर रहे थे, राइट। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अगर मैंने आपको 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताई जिसके अंदर 3 सेक्टर्स आते हैं, नेम द 3 सेक्टर्स कौन कौन से, जल्दी से बताओ। primary secondary tertiary यस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या चीज आएगी बेटा? agriculture agriculture एग्रीकल्चर एंड द एक्टिविटी रिलेटेड विद लैंड एंड नेचर। वो एक्टिविटी जो लैंड और नेचर से रिलेटेड होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, जो ज्यादातर रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती है ना। देन सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? manufacturing मैन्युफैक्चरिंग आती है, जिसमें कि रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर कन्वर्ट होता है गुड्स में, फाइनल गुड्स में। सपोज जो इसका एग्जांपल बताती हूँ कि अगर किसान जो है वो खेत में कॉटन उगाता है, और जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल हो गया, और रॉ मटेरियल जब ये फैक्ट्री में पहुंचता है या स्मॉल स्केल में पहुंचता है, उसमें जो वीवर्स होते हैं उसको धागा बनाएंगे, उसको कॉटन में कन्वर्ट करेंगे, कॉटन कन्वर्ट इनटू क्लोथ, तो फाइनल गुड्स क्या हो गया? क्लोथ हो गया, ठीक है। और थर्ड सेक्टर में क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन आएगा, और इंश्योरेंस आएगा, बैंकिंग आएगा, सर्विसेज। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड, सपोज आई एम वर्किंग एंड आई एम डूइंग माई जॉब, तो मैं थर्ड सेक्टर में आऊंगी, बिकॉज आई एम गिविंग इम्पार्टिंग माई टीचिंग टू यू पीपल ना, तो मैं किस में आऊंगी? सर्विस सेक्टर में आ जाऊंगी, तो मैं किस में आ गई? थर्ड सेक्टर में आ गई। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज पालमपुर में थी, यस और नो में जवाब दो। यस यस, Yes, ओके, ma'am. यस कैसे कह सकते हैं? यस कैसे कहेंगे?
वहाँ पे मैम हाँ बोलो, दृष्टि बोलो। मैम वहाँ पे फैक्ट्रीज भी थी हम्म। और मैम शॉपकीपर्स भी थे तो मैम, और मैम ट्रांसपोर्टेशन की भी पूरी फैसिलिटी थी लगभग लगभग। तो अभी तो आपने दो ही सेक्टर्स बताए, दो ही सेक्टर सेकेंडरी बताया और थर्ड सेक्टर बताया। फर्स्ट सेक्टर तो बताया नहीं, फर्स्ट सेक्टर में क्या था? यस मैम, ट्रांसपोर्टेशन। नहीं बेटा, फर्स्ट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। मैम प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर हम एक बार दोबारा बता दो। बेटा प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें एक्टिविटीज लैंड और नेचर से जुड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री करना, ठीक है, जैसे कि फिशिंग करना, तो ये सब नेचर से कर रहे हैं ना, लैंड से कर रहे हैं, उत्पादन यस कर रहा है, किसान उगा रहा है, तो रॉ मटेरियल को उगा रहा है वो, ठीक है। तो जो एक्टिविटीज डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड होती है, नेचर से रिलेटेड होती है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम, यस ओके मैम। बेटा। तो हमारी कंट्री में भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो तीन सेक्टर्स में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर, यानी कि थर्ड सेक्टर। और जो थर्ड सेक्टर होता है ना, वो प्राइमरी सेक्टर की भी हेल्प करता है और सेकेंडरी सेक्टर की भी हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड सेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में फसल का उत्पादन हुआ तो किसान क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेगा ना, एक यस स्थान मैम। से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में भी जो माल उत्पादित हुआ है उसके लिए भी उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज अ सिस्टम कि प्राइमरी और सेकेंडरी किससे सपोर्टेड होता है, कौन उसकी हेल्प कर रहा है? थर्ड सेक्टर उसकी हेल्प कर रहा है। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हमने आज करी है। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग में क्या हो रहा है? मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को उत्पादन करके उसको बेचा जा रहा है दूसरी जगह पे, है ना। फिर हमने पढ़ा वहां पे क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, जहाँ पे परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों से वस्तु का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला बास्केट मेकिंग भी हो सकता है, एग्जांपल इसका। शॉपकीपर्स है जो कि क्या क्या बेचते हैं, शॉपकीपर्स वहां पर पालमपुर में क्या बेच रहे हैं बच्चे, जल्दी बताओ। राइस, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, notebooks, soap, toothpaste, batteries, pen, pencil, and even some cloth material are sold in the पालमपुर, ठीक है। ये पालमपुर में बेचा जाता था। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं चैप्टर के, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फॉर डेवलपिंग द सेक्टर्स। तो वहाँ पे दोनों तरह के थे, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन भी था और ट्रेडिशनल व्हीकल्स भी था। ट्रेडिशनल व्हीकल्स में रिक्शा और टांगा, मॉडर्न में जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि गिव द एग्जांपल ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स इन पालमपुर, तो क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट बताओ। ट्रैक्टर, हाँ, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स मॉडर्न टेक्निक में आ गया। ट्रेडिशन में क्या आ जाएगा? ट्रेडिशन में क्या आएगा बेटा? बुलेट कार्ट्स, यस, बुलक कार्ट्स आ गए, टोंगा आ गया, इवन रिक्शा आ गए, ये सब ट्रेडिशन में आ गए। तो फेरी पीपल, अच्छा फेरी पीपल को कहते हैं कि जो फेरी लगाते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड आता है पेडलर्स, दोस हु कैरीज द गुड्स। या तो वो साइकिल पे लेके चलते हैं या खुद पैदल चलते हैं और डोर टू डोर अपनी गुड्स बेचते हैं, तो वहाँ पे फेरी पीपल भी मिले, पेडलर्स भी मिले, ठीक है। A large number of people involved in transportation grown in several last years। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन को इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, बहुत लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला चैप्टर. Yes, ma'am. Tomorrow you will have a test of this chapter. Okay? And I will send you a Yes, ma'am. question paper in the Google Classroom. Tell other students also, those who have not joined the class, they have to do the test. Okay? Okay, bye बच्चों. आपकी भी next class भी होगी. Bye, ma'am.